अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहरियार हुसैन और ये आप लोगों का लेसन नंबर 23 ACCA 501 बिज़नेस फाइनेंस और फाइनल टर्म सिलेबस के अंदर ये आपका चैप्टर इंक्लूडेड है और आई थिंक सो मे भी आपका सिलेबस यहाँ से शुरू हो। अच्छा जी, फर्स्ट चैप्टर है ज़ीरो ग्रोथ स्टॉक। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं जब एट द एंड आपको MCQs देखना पड़ता है कि ज़ीरो ग्रोथ से लेकर, ठीक है, कि एक MCQs में पूछा जाता है जो आपका ज़ीरो ग्रोथ है स्टॉक है वो आपका डेट है या इक्विटी है, ये नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। तो जो आपका ज़ीरो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ये आपकी इक्विटी के अंदर आते हैं, डेट में नहीं आते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इक्विटी होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती कि उसने उस चीज़ को पे करना है, ठीक है। वो उस मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको पे करे, यानी कि अपने जो डिविडेंड्स हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को पे करे या ना करे। ये हम बात मज़ीद आगे जाके करेंगे, डिफरेंट लेक्चर्स में आप इस बात को सुनेंगे। और ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से आपका फाइनल टर्म का पेपर शुरू हो रहा है। उसके बाद ये स्टॉक्स हैं, उसके बाद आपने कैपिटल बजटिंग को देखना होगा, उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आप देखेंगे, ठीक है, और लास्ट पे आप इन्वेंट्री देखेंगे। 3 से 4 पोर्शंस हैं जिसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो भी कर चुके हैं मिड टर्म के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स गुड। अगर अच्छा नहीं किया सो बुरा मानने की या सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास चांस है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपने रट्टाइज़म को नहीं रखना कि हम याद कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, हम ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स जितने क्लियर होंगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना कि सिर्फ MCQs आपको इस पेपर के अंदर कॉन्सेप्चुअल देखने को मिलेंगे, बल्कि ऑल्दो आपको सब्जेक्टिव पोर्शन भी आपको कॉन्सेप्चुअल देखने के लिए मिलेगा इस पेपर में। सो बी केयरफुल, हर चीज़ को आपने समझना है क्या चीज़ है क्या नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो कि मैं आपको एट द एंड जब मैं आपको सिलेबस कवर होने के बाद आपको टिप्स दूंगा कि आपने किस तरह से सिलेबस को परफॉर्म करना है या कवर करना है और उसको परफॉर्म करना है इन द एग्ज़ाम रूम, ठीक है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, हर चीज़ को आपने इकट्ठे लेकर नहीं पढ़ना, ना उसको एनालाइज़ करना अपने माइंड में। हर चीज़ को आपने पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलना है, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट दी हुई है 2 लाइनों की या 3 लाइनों की, तो आपने 2 या 3 लाइनों को इकट्ठे अपने दिमाग में नहीं बिठा के समझना। आपने उसके पॉइंट्स बनाने कि फर्स्ट पॉइंट पे अच्छा ये कह रहा है, सेकंड पे ये कह रहा है, थर्ड पे ये कह रहा है, फोर्थ पे ये कह रहा है, फिफ्थ पे ये कह रहा है, ठीक है। जिस तरह से आप अपने माइंड में पॉइंट्स बनाएंगे ना, उसी पॉइंट्स को उसी तरह से आपने अपने पेपर के अंदर आंसर के अंदर करने। इकट्ठा आप इसको रखेंगे तो आप ख़ुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आप आंसर नहीं दे पाएंगे। खैर, ये तो थी हमारी स्लाइटली सा इंट्रोडक्शन, बट हम चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ज़ीरो ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं। अब वो कहते हैं कि आ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक्स इज आ कंपनी विद आ कांस्टेंट डिविडेंड इन टर्म आ ज़ीरो ग्रोथ टाइप ऑफ स्टॉक, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ज़ीरो टाइप स्टॉक या कांस्टेंट जो स्टॉक होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम ज़ीरो टाइप स्टॉक, ज़ीरो ग्रोथ स्टॉक से मुराद हम ये कहते हैं कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही। और कांस्टेंट स्टॉक हमारे पास क्या होता है जिसको हम कहते हैं एक स्टेडी फ्लो है, देयर इज़ नो इंक्रीमेंट इन द डिविडेंड और इन द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो ज़ीरो ग्रोथ स्टॉक हम बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास ग्रोथ है मौजूद, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की ग्रोथ है वो है $10 की, सेकंड ईयर क्या होगी वो भी $10 की होगी, थर्ड ईयर $10 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास एक कांस्टेंट वे से हमारे पास एक ग्रोथ है जो कि हमारी हो रही है, लेकिन उसके अंदर कोई इजाफा नहीं है, देयर इज़ नो इंक्रीजिंग इन द ग्रोथ रेट, ठीक है। तो कोई इजाफा नहीं, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास ज़ीरो ग्रोथ रेट है, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट
कि आपने जो ये लेक्चर्स हैं, क्योंकि मैथमेटिकली होंगे, हो सकता है मैं आपको परफॉर्मेंस उस तरह से ना दिखा पाऊँ, लेकिन आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है, उसको समझना है, अपने माइंड में एनालिसिस करना है उसका, और जो चीज़ ना समझे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसमें अब बेसिकली हम स्टॉक्स में बात किसकी करते हैं, डिविडेंड, क्योंकि जो हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं, जब हमारे वो शेयर्स ख़रीदते हैं तो हम उनको रिटर्न में क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब ज़ीरो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिविडेंड्स होंगे D1, D2, D3, D4, राइट, ठीक है, और सो ऑन चलते रहेंगे ये हमारे पास। अब इसमें आपने कुछ चीज़ों को माइंड में रखना है। नॉर्मली आपसे जो पेपर में पूछा जाता है वो सिर्फ D1 तक पूछा जाता है, D2, D3 आपको नहीं दिए जाते, ठीक है। और D1 की पहचान ये होगी, हमेशा जब भी वो डिविडेंड का जिक्र करेगा, वो D1 लिखकर नहीं आपको देगा, ठीक है। वो जब भी वो आपसे डिविडेंड का जिक्र करेगा तो वो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड की बात करेगा। जहाँ पे वो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड की बात करे, इस चीज़ को हाईलाइट कर ले, अपने माइंड में बिठा ले, जहाँ पे भी वो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड की बात करेगा वहाँ पर आपने समझ लेना ये D1 की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड से मुराद D1 की बात कर रहा है। जहाँ पे वो करंट ईयर की बात करे, टुडे ईयर की बात करे या प्रीवियस ईयर की बात करे, फिर सुने, करंट ईयर की बात करे, टुडे ईयर की बात करे या प्रीवियस ईयर की बात करे, वो आपका D नोट होगा, यानी कि D नोट से मुराद कि सिंपल डिविडेंड वो होगा, ठीक है। दोबारा सुन लें, जहाँ पे वो नेक्स्ट ईयर की बात करेगा, ठीक है, वहाँ पे आपका D1 होगा। जहाँ पे वो टुडे ईयर की बात करे, करंट ईयर की बात करे या प्रीवियस ईयर की बात करे, वो आपका D नोट होगा, D1 नहीं होगा, D नोट होगा, ठीक है। बाजू का क्वेश्चन इस तरह से आता है, वो कहता है कि जो नेक्स्ट ईयर है उसका डिविडेंड हमारे पास है लेट्स सपोज $10, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर था उसका डिविडेंड हमारे पास है लेट्स सपोज $5, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर होगा उसको आपने D नोट से शो करना है, वो आपका प्रीवियस ईयर होगा। ओके, अब आगे हम चलते हैं। अब उसने बताया हुआ है फॉर द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज़ P नोट D1 1 + R की पावर 1, ओके, D2, D3, D4, ऑलराइट, इसने इस तरह से बताया ये। अच्छा, और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी वो आपको पेपर में MCQs दे पर शेयर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक या फाइंड द वैल्यू ऑफ पर शेयर, ठीक है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। आपने उस स्टेटमेंट में चीज़ों को ढूंढना है कि अगर स्टेटमेंट में जी कहीं पे आपको नज़र ना आए, जी से मुराद ग्रोथ आपको कहीं नज़र ना आए, तो आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड उसने हमें दिया हुआ है D1, साथ उसने हमें रेशो दी हुई है R की, ठीक है। अगर वो कहे कि इसका प्राइस ऑफ शेयर फर्स्ट ईयर क्या होगी या सेकंड ईयर क्या होगी या थर्ड ईयर क्या होगी, ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि उसने डिविडेंड D1 की एक वैल्यू दी होगी और नीचे R की भी वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो जो आपका रिटर्न आता है, ठीक है, डिस्काउंटेड रिटर्न है आपका R जो है, सही है। तो आपने 1 + R की जो भी वैल्यू होगी, अगर जितने भी ईयर्स दिए हों, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, उसके बाद उसका स्क्वायर लेके सिंपली उसको सिंप्लीफाई करना और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद वो नेक्स्ट आगे बता रहा है कि अच्छा, ये वो बात होगी P नोट इज़ इक्वल टू D/R, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका जो होता है, ठीक है। अब इस पर इसने एक सिंपल सा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिसके अंदर उसने देखें, उसने क्या है, पॉलिसी ऑफ पेइंग $10 पर शेयर डिविडेंड एवरी ईयर। अब उसने एवरी ईयर से मुराद भी क्या चीज़ होती है, एवरी ईयर से भी हमें ये चीज़ पता लग रहा है कि हर साल एक ही $10 का डिविडेंड है। देयर इज़ कांस्टेंट डिविडेंड, देयर इज़ नो ग्रोथ इन द डिविडेंड, ओके। यहाँ से हमें पता लग गया कि या तो ये कांस्टेंट होगा या तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने रेट ऑफ रिटर्न आपको सिंपल दिया 20%, सही है। और इसने कहा कि आप सिंस द स्टॉक अमाउंट टू बी द परपेचुटी वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ 10 को उसने $10 को 0.20 पे डिवाइड किया तो 50 आपके पास आ गया, ठीक है। सिंपल P नोट ओवर D/R, ओके, पर शेयर वैल्यू है ये। और जो वैल्यू ऑफ द स्टॉक होगी उसका फार्मूला होगा D1/1 + R,
ये याद रखनी है चीज़ें आपने। वैल्यू ऑफ स्टॉक का फार्मूला ये है और पर शेयर का फार्मूला ये है, क्योंकि ये छोटे छोटे MCQs होते हैं, ये इसी तरह से बनकर आपके पास आते हैं। और मैं अब जानता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजन होगी आपके लिए, बट आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपने माइंड में ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे तो आई एम डैम श्योर यू कैन डू इट। ओके, अगला हमारे पास आता है कांस्टेंट ग्रोथ रेट्स। अब डेफिनेशन में लेते हैं, स्टॉक्स द डिविडेंड फॉर विच ग्रोस एट अ स्टेडी रेट टर्म एज कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ऑलराइट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए इस डेफिनेशन में हमने क्या बताया, विद अ कांस्टेंट डिविडेंड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, विद द ग्रोथ एज अ स्टेडी रेट, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ रेट से मुराद ये है कि जिसमें अब देखें डिफरेंस में एक समझ लें पहले कि ज़ीरो के अंदर हमने डिविडेंड की बात की है, डिविडेंड की हमने बात की कि डिविडेंड एवरी ईयर सेम होंगे हमारे, ठीक है। और कांस्टेंट ग्रोथ रेट में यहाँ पे ग्रोथ का लफ्ज़ आ चुका है, ठीक है, यानी कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो स्टेडी होगी, यानी कि एक तसलसल में वो चलती रहेगी। ऑलराइट, अच्छा, अब इसमें देखें बाजू का आपको MCQs इस तरह का मिलेगा। मैं MCQs इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि MCQs में ही आते हैं। इस तरह का मिलेगा कि वो आपको क्या देगा कि वो कह सकता है कि आप D1 की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, या वो एक सिनेरियो देगा इस तरह से जिसमें वो आपको क्या कहेगा, आपको G की वैल्यू भी वो प्रोवाइड करके देगा, ठीक है, और वो आपसे कहेगा कि D1 फाइंड करें, इसका D1 क्या होगा, और जिसमें D नोट की वैल्यू भी आपके पास गिवन होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि D1 इज़ इक्वल टू D नोट प्लस D नोट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G होता है, ठीक है, ये सिंगल D1 के लिए। D2 होगा तो 1 प्लस G का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। D3 होगा 1 प्लस G का क्यूब हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरह से आपने इस चीज़ को मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है। नीचे उसने वो बताया हुआ भी है 1 प्लस G का स्क्वायर बताया हुआ है, ठीक है, उस तरह से ही है। और ये सिंपल सा आप पढ़ लीजिएगा, मेरे पास फ़िलहाल इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बता सकूँ, ये सिंपल ही है बिल्कुल ना, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो अब वो आपसे कह रहा है दोबारा से वही बात आ गई, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स की बात आ गई। जब आपको मैक्सिमम बहुत सारी वैल्यूज़ उसने दे दी हो, D1 D2 D3, और वो कहे कि इसकी वैल्यू ऑफ स्टॉक्स क्या होगी, तो सिंपल आपने D1 1 प्लस R की पावर 1, D2 1 प्लस R की पावर 2, D3 1 प्लस R की पावर 3। अच्छा, ये D1 D2 D3 आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसको अलग-अलग आपने फाइंड आउट करना है। पहले D1 आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, फिर आपने D2 फाइंड आउट कर लिया, D3 फाइंड आउट कर लिया, D4 फाइंड आउट कर लिया, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये D2 फाइंड आउट उसने किया हुआ है, D1 फाइंड आउट किया हुआ है, सही है। तो एज इट इज़ सेम उसी तरह से ये सारा प्रोसीजर चलेगा आपका। ओके, फिर उसके बाद आपके पास एक आ जाता है एक और, उसने प्रेजेंट वैल्यू D1 R माइनस G, ठीक है, इज़ द लेस देन। अच्छा, कहते हैं एज लॉन्ग एज द ग्रोथ रेट G इज़ द लेस देन ऑफ द डिस्काउंट रेट। अगर जो ग्रोथ रेट G है, ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, याद रखनी है, MCQs में पूछा जाएगा आपसे कि अगर ग्रोथ रेट जो G है अगर वो लेस देन हो आपकी डिस्काउंटेड रेट यानी कि 8 से कम हो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कैन बी रिटन बाय, हम उसको लिख सकते हैं R D1 ओवर R माइनस G, ठीक है। देखिए नॉर्मली हमारा जो फार्मूला है, हमारा फार्मूला यही है, D1 ओवर R माइनस G ही हमारा फार्मूला है, लेकिन जब हमारा D1 नहीं होगा तो D नोट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G हम लगा देते हैं, ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं हम, R माइनस G। ऑलराइट, जहाँ पे फिर हमारे पास हमने स्टॉक्स की बात के करते हैं वैल्यू के, वहाँ पे हम लगाते हैं 1 प्लस R, ठीक है। इस चीज़ों को आपने माइंड के अंदर रखना है। नॉर्मली फार्मूला हमारे पास यही है, D1 ओवर R माइनस G का। अच्छा जी, इसके बाद ये टाइम पीरियड को छोड़े, खली बली करें, ये नहीं आने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखें ये छोटे से एग्जांपल उसने दी हुई 5 ईयर्स के लिहाज से, तो D5 हो गया 1 ओवर G हो गया, और D5 की उसने ऊपर कहीं पे वैल्यू ये निकाली हुई है, उसने यहाँ पे उसको पुट किया 1 प्लस G, ग्रोथ रेट 5 ईयर्स होगा, आई थिंक सो। इसको देख लीजिएगा आप लोग, सिंपल कैलकुलेशन उसने की हुई है, और हम आगे इसको मैं लेके चलता हूँ। पर शेयर वैल्यू की हमने वही बात कर ली, D1 इज इक्वल टू R माइनस G। पर शेयर हमने ऊपर जीरो ग्रोथ रेट में पढ़ा था कि जब हमारे पास ग्रोथ कोई भी नहीं थी तो हमने कहा D1 ओवर R होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ है तो हमने कहा D1 इज ओवर R माइनस G हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। इसी तरह से उसने कहा प्राइस ऑफ इन 4 ईयर्स देयरफॉर, ओके। फिर आपने देखिए प्राइस नोट P1 P2 P3 P4, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल ही हैं आपकी चीज़ें, ठीक है। सिंपल फार्मूला वही लगाया, D फॉर 1 प्लस G ओवर R माइनस G का फार्मूला है, और नीचे इसने उसको दिखाया हुआ आपकी दोबारा से करके कि इस तरह प्रूव होता है।
और इसके अंदर सिंपल, अच्छा हाँ, आपसे ना प्रेजेंट वैल्यू पेपर में पूछी जा सकती है। D1 आपको दे के ग्रोथ वगैरह दे के एक दो चीज़ें मिस करेगा, साथ एक दो चीज़ें और पूछ लेगा और वो कहेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ। तो इससे आपकी प्रेजेंट वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू को हमेशा याद रखना है कि उसका फार्मूला भी यही होगा, PV=C1/R-G। अगर वो कहे कि इसको डिस्काउंट बैक करो, तो डिस्काउंट बैक का जहाँ पे भी लफ्ज़ आ जाए तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने क्या करें, D1/1+R⁴n, ठीक है, जो भी होगा उसके n की पावर दी हुई होगी। अच्छा जी, नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट, यानी कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ आएंगी, ठीक है, ऊपर नीचे इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ आएंगी। कांस्टेंट ग्रोथ रेट नहीं होगा, हो सकता है पहले साल $10 का हो तो दूसरे साल $20 का, तीसरे साल $30 का, इस तरह से वो हो सकता है, ठीक है। फार्मूला इसका भी बेसिक बिल्कुल वही है जो हमें पहले दिया गया था। जैसे इसने बताया कि फ़र्स्ट ईयर में आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1, सेकंड ईयर में 2 एंड थर्ड ईयर में 2.5 होगा, जिसको उसने यहाँ से दिखाया है कि नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट में 1 में ये, 2 में 2, 3 में 2.50। जब कांस्टेंट ग्रोथ रेट एट 5% के साथ उसने किया कि 2.50 मल्टीप्लाई 1.05 एंड 2.50 मल्टीप्लाई 1.05 का स्क्वायर उसने किया हुआ है, ठीक है। सेम वैल्यूज़ की वही चीज़ें, प्राइसिंग की वही चीज़ें। ये आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया ख़त्म। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें क्या है, जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं आपने उसको मेमोराइज़ करना है। बेसिक इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसमें से सिर्फ आपके फार्मूलाज पूछे जाएंगे जिनको आपने मेमोराइज़ करना है, ठीक है। कि पर शेयर वैल्यू क्या होगी, ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या होगी, ठीक हो गया, और वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ठीक है, P0 क्या होगी। ये चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन इसका फार्मूलाज थोड़े से डिफरेंस कहाँ से होते हैं कि जहाँ पे ज़ीरो ग्रोथ रेट के अंदर आपके पास G वैल्यू मौजूद नहीं है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ज़ीरो ग्रोथ रेट में आपके पास G वैल्यू मौजूद नहीं है, और ज़ीरो ग्रोथ रेट में कभी भी आपको वो सिंगल डिविडेंड नहीं देगा, ठीक है, D0 नहीं देगा। अगर वो D0 दे देता है, लेट्स सपोज D1 अव्वल तो वो देगा, D1/R आपका फार्मूला बनता है। अगर वो D0 दे भी देता है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने उसी D0 को, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर पे रखना है, और उसको क्या मतलब कि उसको आपने जो आपका R की वैल्यू है उससे आपने सिंपल उसका डिवाइड कर देना है, और वही आपका आंसर होगा। क्योंकि G तो हमारे पास है नहीं, समझ रहे, G ग्रोथ होगी तो हमारे पास डिविडेंड 1 आएगा ना, ठीक है। या अगर वो डायरेक्ट डिविडेंड 1 दे देता है तो आपके साथ R की वैल्यू दे देता है, तो यानी कि आपने उसको उस पर डिवाइड करके सिंपल आपने आंसर निकाल लेना है, ठीक है। 2-3 फार्मूलाज, इसको सिर्फ आपने मेमोराइज़ करना है, और होप सो आपको ये समझ आ जाएगी। और कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ग्रुप में आपको पता है 24/7 में अवेलेबल हो, तो आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज करना चाहे तो पर्सनल करके पूछ सकते हैं, एज़ यू विश। और कुछ ना भी समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर सब कुछ समझ आ जाए तो दैट्स गुड। और अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।